वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। आप एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चूज़ कर पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं अगस्त 2021 मॉडल एक्टिविटी टास्क परिवेश परिचय क्लास 8 को। जी हाँ, मॉडल एक्टिविटी टास्क इन्वायरमेंट एंड साइंस क्लास 8 सेकेंड सीरीज 2021 को। आप अपनी स्क्रीन पर इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। आप जानते हैं इंग्लिश और बंगाली में ही क्वेश्चन अवेलेबल है banglaशिक्षा.com वेबसाइट पर, हिंदी में अभी तक उपलब्ध नहीं है। इसलिए इंग्लिश और बांग्ला का हेल्प लेकर हिंदी में रूपांतरित करके आपके पास उसके सॉल्यूशन को लाकर इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी सॉल्यूशन आपके पास ला रहा है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आपके पास 3 क्वेश्चन दिया गया है 1.2, 1.1, 1.2 और 1.3। तो सही उत्तर क्या है, ध्यान से देखिएगा। ऊष्मा सूर्य से पृथ्वी तक किसके द्वारा पहुंचती है? तो सही ऑप्शन है डी, मार्क करके रख लीजिएगा, सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 1.2 को। वह यौगिक जो इलेक्ट्रोलाइट विद्युत विश्लेष्य नहीं है, तो इसमें से सही होगा चॉइस ग्लूकोज। देखिए, सोडियम क्लोराइड है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जब आप इसको ब्रेक करते हैं तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, उसी तरह से NH4 हॉल टू SO4, तो यह भी डाई पॉजिटिव और ये डाई नेगेटिव। उसी तरह से एसिटिक एसिड जब आप ले लेते हैं तो यह इसी तरह से टूट जाते हैं, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो इस तरह से ये सब टूट रहे हैं, ठीक है। तो आप जब देखते हैं इनका ब्रेक होना तो ये सब इलेक्ट्रोलाइट में आ जा रहे हैं। केवल ग्लूकोज जो है C6H12O6 यह केवल विद्युत विश्लेष्य के रूप में नहीं आता है, इसलिए यह क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 1.3, मछलियों के अंडों का पालन खाली स्थान में किया जाता है। आपको याद करके रखना होगा, ब्रीडिंग करना, रियरिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से, यह पूरा पद्धति कहलाता है पिसीकल्चर, मत्स्य व्यवसाय, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले हैचिंग या हैचरी होता है पहले, ठीक है। उसके बाद नर्सरी पॉन्ड में रखा जाता है, फिर रियरिंग पॉन्ड में, उसके बाद में लेकर तैयार किया जाता है स्टॉकिंग्स पॉन्ड में। इस तरह से मछली तैयार होती है। तो देखिए, अंडों का पालन इसलिए किस में किया जाता है? ऑप्शन आपके पास आएगा डी नंबर, नर्सरी पॉन्ड, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा कौन सा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जाते हैं। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं 2 में, 2.1, 2.2 और 2.3। 2.2 को देखें। 2.2 में आपके पास क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है आलू में उस एंजाइम का नाम लिखिए जो हाइड्रोजन परऑक्साइड को पानी और ऑक्सीजन में अवघटित किया जाता है। तो आलू में कौन सा एंजाइम होता है? कैटलेज होता है। देखिए, अब कैटलेज क्या करता है, जब हम लोग जल को लेते हैं H2O और ये एंजाइम हो गया कैटलेज, आलू को डाल दिए हैं तो उसमें का जो एंजाइम है कैटलेज आ गया और इसको H2O2 या हो गया हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। तो इसको H2O और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देता है, तोड़ देता है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं क्या, हाइड्रोजन परऑक्साइड मतलब H2O2 को कैटलेज आलू में उपस्थित, आलू डाल देंगे तो क्या करेगा, उसको ऑक्सीजन में तोड़ देगा, ठीक है, जल भी निकालेगा। तो इस तरह से आप देखकर समझ पा रहे हैं कि क्या है,
पूरा रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा, आप कैटलेज भी लिख दीजिएगा तो भी हो जाएगा, किंतु मैं चाहूँगा कि आप रिएक्शंस भी याद कर लीजिए और लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा हो सकता है आपको घबराहट करवा दे, ऐसा भी क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, हवा के माध्यम से विद्युत का मार्ग क्या संभव बनता है? कहने का मतलब है कि व्हाट मेक्स पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एयर पॉसिबल। इलेक्ट्रिसिटी का हवा से पास होना क्या संभव बनाता है? तो सही उत्तर है आयनीकरण। याद करके रखिएगा, आयनाइजेशन। आयनाइजेशन नहीं होगा तो हवा के माध्यम से विद्युत का प्रवाह संभव नहीं है। ठीक है, याद करके रखिएगा। बहुत बार बहुत कोई बोलेंगे कि नहीं, वायु के साथ जलवाष्प या वायु का आर्द्रता, ठीक है, वायु की आर्द्रता या वायु आर्द्रता है तो ही हो रहा है। तो वायु की आर्द्रता भी अगर है तो आप याद रखिएगा उसमें तो आयनाइजेशन होना ही पड़ेगा। आयन के रूप में अगर नहीं बदला तो होगा नहीं। आप देखिए, जब आसमान में बादल बादल टकराते हैं, है ना, थंडरिंग लाइटनिंग होता है, तो लाइट जो है धरती पर आकर गिरती है ना, टच करती है तो आ गई। तो वहाँ पे अगर आयनाइजेशन नहीं होगा तो नीचे नहीं आएगा या फिर संचार नहीं होगा। इसीलिए समझ के रखिएगा। और भी उदाहरण है। तो विद्युत के संचालन को आयनीकरण कहते हैं वायु के द्वारा। इस प्रक्रिया में जब वायु के अणु स्वयं के इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते हैं और या खो देते हैं तो हवा का आयनीकरण होता है। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी हवा से गुजरने के लिए एक अल्टरनेटिंग करंट एसी का उदाहरण है। तो इस तरह से उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। आप बस इतना लिख दीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, हवा के माध्यम से विद्युत का मार्ग आयनीकरण संभव है या विद्युत का प्रवाह आयनीकरण संभव बनाता है। इतना लिख दीजिएगा, काफी है। नेक्स्ट देखिए 2.3, मुर्गी पालन की आधुनिक विधियां। ठीक है, में एक डीप लीटर है। ठीक है, जितना भी विधि है उसमें से एक डीप लीटर है। तो लीटर क्या है? मुर्गी पालन या रियरिंग फॉल्स जो होता है आधुनिक पद्धतियों में से एक क्या है? डीप लीटर पद्धति है। इस पद्धति में लीटर का अर्थ होता है कूड़ा करकट, धान, पौधे के छोटे छोटे टुकड़े, लकड़ी का चूरा, सूखे पत्ते, धान, कपास के बीज और भुट्टा, आम का छिलका आदि मिलाकर घर के फर्श पर सोने के लिए जिस बिस्तर को तैयार किया जाता है, चूजों को रखने के लिए, है ना, हमारे सोने के लिए नहीं, मुर्गी के बच्चों को रखने के लिए या मुर्गियों को रखने के लिए, उसी को लीटर कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन है। 3.1 को देखते हैं। बढ़ते तापमान के साथ अधिकांश प्रतिक्रियाओं की दर क्यों बढ़ जाती है? तापमान नहीं रहने पर कुछ रासायनिक प्रतिक्रिया या प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पाते हैं। रासायनिक प्रक्रिया को शुरू करने के लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है। जब तापमान को बढ़ाया जाता है तब उस पदार्थ के अणुओं में गति के कारण शक्ति बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप अधिकांश रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दर भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्यों बढ़ रही है? बस अणुओं की गति आने के कारण बढ़ रही है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए ये वाला पॉइंट को। ठीक है, याद करके रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन्फ्लुएंजा के लक्षण को बताना है। देखिए पहला पॉइंट है, सबसे पहले क्या होगा? फ्लू, नाक बहने, छींकने, गले में खराश के साथ साथ एक सामान्य सर्दी की तरह लग सकता है। ठीक है, जो इन्फ्लुएंजा होगा वो पहले इस तरह का लगेगा, लेकिन सर्दी आमतौर पर धीरे धीरे विकसित होती जाती है, जबकि फ्लू अचानक से आ जाता है। तो ये चीज़ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब जो हैं उसको आप एकदम याद करके रखिएगा, नोट कीजिएगा। जैसे बुखार का आना, सिर दर्द, सूखी खांसी, सांस लेने में कठिनाई, थकान, कमजोरी, बहती या भरी हुई नाक, गले में खराश आना। ये 2 पॉइंट एकदम सही से लिखिएगा। और क्या है? आँख का दर्द होना, उल्टी, दस्त, लेकिन वयस्कों की तुलना में बच्चों में यह
आम बात होती है। तो 2 पॉइंट ऊपर वाला लिख लीजिएगा तो भी होगा, या 3 पॉइंट लिखिएगा तो और बढ़िया होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 4.1 जो है वह एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें देखिए विशिष्ट ऊष्मा दिया गया है, और बंगाली वर्सन या इंग्लिश वर्सन में ये यूनिट गलत दिया गया है, कैलोरी पर डिग्री ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ये वाला प्रति को नहीं दिया गया है, आप याद करके रखिएगा। विशिष्ट ऊष्मा की इकाई यही होती है जो हिंदी वर्सन में मैंने लिखा है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए क्या दिया गया है, एस इक्वल टू, एस मतलब विशिष्ट ऊष्मा, तो एस इक्वल टू 0.009 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस लिखिए। मात्रा m बराबर कितना है, 70 ग्राम लिख लीजिए। उसके बाद में टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, तापमान में परिवर्तन, T2 माइनस T1, यह भी दिया हुआ है कितना, 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। आप इन सब गिवन पॉइंट्स को लिख लीजिए। उसके बाद में आपको सूत्र याद रखना होगा। क्या है सूत्र, H बराबर, ठीक है, ली गई या दी गई ऊष्मा बराबर मात्रा गुना विशिष्ट ऊष्मा गुना चेंज इन टेम्परेचर मतलब तापमान में परिवर्तन। इन सब की वैल्यू लिखिए, 70 ग्राम गुना 0.00, यहाँ पर हम लोग ग्राम को केवल जी लिखेंगे तो भी हो जाएगा। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि नहीं जी हम लोग नहीं लिख सकते हैं, केवल जी भी लिखेंगे तो भी होगा। समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि एक ही तरह का एक ही यूनिट हम लोग लिखेंगे तो बेहतर होगा, ताकि समझने में दिक्कत नहीं होगी। 9 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से आप लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, 70 इंटू इसको 9/100 कर दीजिए। यहाँ पर 3 जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे 20। यहाँ पे देखिए कलर चेंज करके बता रहा हूँ, ग्राम कट जाएगा, ये वाला डिग्री पर डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस कट गया, तो केवल यहाँ पे कैलोरी बन गया। अब देखिए 0 0 0 0 कट गया, क्या बचा ऊपर में, 7 9 और 2 गुना कीजिए। ठीक है, इन दोनों को गुना कीजिए। उसके बाद में आपका 7 9 63 हो गया, फिर 2 से गुना करेंगे तो 126 कैलोरी तैयार हो गया। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशंस करना है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरा कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा, किस तरह से हम लोग इस न्यूमेरिकल्स को करेंगे और आंसर सही निकालेंगे। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन 4.2 को देखते हैं हम लोग। जैविक खाद जिसको ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं, अकार्बनिक उर्वरकों इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से बेहतर होता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। कैसे कीजिएगा, देखिए, जैविक खाद अकार्बनिक उर्वरकों से बेहतर है, इसे निम्न रूप से लिखा जा सकता है। पहला पॉइंट देखिए, जैविक खाद मिट्टी की जलधारण क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जैविक खाद के प्रयोग से मिट्टी रंध्र युक्त बनती है, मतलब छिद्र युक्त बनती है, फलतः मिट्टी से होकर विभिन्न गैसों का आदान प्रदान होता है या हो सकता है, अच्छी तरह से हो पाता है। तीसरा पॉइंट देखिए, मिट्टी से उपस्थित लाभदायक जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि में जैविक खाद सहायक होता है। मिट्टी का गठन उन्नत करने में जैविक खाद सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट सब आपको याद करके रखना है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।